हेलो, गुड इवनिंग। इंडियन पॉलिटी के क्लास में आज आप सुप्रीम कोर्ट का दूसरा क्लास देखेंगे। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। लास्ट क्लास में हमने केवल दो आर्टिकल पर बात किया था आपसे, 124 और 125। ये दो आर्टिकल पे हमने बात किया था। तो आज इन दोनों को रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। 124 में 7 सब क्लाउज है। आर्टिकल 124 के 1 में लिखा हुआ है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये कब की बात है? 1950 की। और 1950 में ऐसा था 1+7। 1950 के बाद ये संख्या बढ़ती गई और 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। 1956 में 10 हो गए। 1960 में इनकी संख्या 13 हो गई। 78 में इनकी संख्या 17 हो गई। 1986 में एक मुख्य न्यायाधीश तो थे ही, इनकी संख्या हो गई 25। 2008 में इनकी संख्या बढ़ गई 30 और 2019 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में करंट क्या स्टेटस है? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश। ये आर्टिकल 124 का 124 के 2 में हमने आपको बताया था, रिपीट कर रहा हूं मैं, कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रत्येक जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। चीफ जस्टिस का कोई अलग नियम नहीं है। इनके रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। और ये त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। एक कंफ्यूजन है, चीफ जस्टिस के लिए कोई अलग नियम नहीं है, याद रखना। एवरी जज लिखा हुआ है। एवरी जज का मतलब कि मुख्य न्यायाधीश भी और अन्य न्यायाधीश भी, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सभी रिटायर करेंगे 65 वर्ष में और ये सभी त्याग पत्र सौंपेंगे भारत के राष्ट्रपति को। 124 के 3 में हमने आपसे बात किया था उस दिन, क्या क्वालिफिकेशन होगी, योग्यता। जज साहब की पहली क्वालिफिकेशन, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इंडिया के 25 हाई कोर्ट में से किसी एक या 2 या अन्य हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट होगा। 10 वर्ष तक एडवोकेट रहना चाहिए, अथवा 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक, अथवा राष्ट्रपति के विचार में कानून का महान ज्ञाता होगा। He shall be a distinguished jurist in the opinion of the president। ये योग्यता है उनकी। 124 के, मैं रिपीट कर रहा हूं मैं तेजी से, 124 के 4 में हमने आपसे बात किया था कि इनको हटाया कैसे जाता है। हाउ आर जजेज रिमूव्ड बाय रिमूव्ड। तो मैंने बोला था जजेज, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से हटाते हैं, लेकिन अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जज साहब को हटाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि राष्ट्रपति के द्वारा, तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। लास्ट सिग्नेचर उन्हीं का होता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट न रहे तो कन्फर्म आंसर होगा पार्लियामेंट। और इसमें हमने बात किया था कि आज तक किसी को हटाया नहीं गया, लेकिन हमने 2-3 नाम लिए थे पिछले क्लास में, आप होंगे तो। बढ़िएगा।
124 के 5 में हमने आपसे कहा था ग्राउंड फॉर रिमूवल, हटाने का आधार क्या होगा? हटाने का दो आधार है, एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार कहते हैं हिंदी में इसको। सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी सिंपल भाषा में भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, स्कैम की बात हो तब हटाया जाएगा, या इनकैपेसिटी, अक्षमता, फिजिकली मेंटली कुछ डैमेज हो गए तब हटाए जा सकते हैं। 124 के 5 तक पहुंचे हैं हम। 124 के 6 में शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ ग्रहण वही करवाएगा। प्रत्येक जज का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भारत का राष्ट्रपति। 124 के 7 में अंतिम बात कि सुप्रीम कोर्ट का जज जब तक जज है तब तक तो वकालत नहीं करेगा, जब रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद इंडिया के किसी भी कोर्ट में एडवोकेट का काम नहीं करेगा। 124 में 7 बातें हमने पढ़ाई थी। 124 का में कुछ नहीं, 125 में हमने बात किया था वेतन का, वेतन और पेंशन। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन 2,80,000 और बाकी अदर्स जजेज का 2,50,000 ये वेतन। सुप्रीम कोर्ट के एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन है 2,80,000, अन्य 33 न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000। पेंशन तो वेतन का आधा, इनका 1,40,000 और बाकी का 1,25,000। यहीं तक हमने बात किया था आपसे। अब यहां के बाद हम आगे का क्लास ले रहे हैं। आज आर्टिकल आप लिखिएगा, यहां से पढ़ाई शुरू हो रही है। 126 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के कार्यवाहक भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अब यहां से थोड़ा डिफिकल्ट जोन में हम जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारण से आज काम नहीं कर पाएंगे, बीमार हैं, कुछ ऐसा है जिससे वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जगह पर तब तक जब तक वो आ नहीं जाते, काम चलाऊ एक्टिंग चीफ जस्टिस कहलाते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब आ जाओ आर्टिकल 127, बिल्कुल सिविल सर्विसेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 127 इसको कहते हैं एडहॉक जजेज। एडहॉक जजेज हिंदी वालों तदर्थ, हिंदी टफ है, सिंपल हिंदी, अस्थाई न्यायाधीश की नियुक्ति। ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेज होते हैं, अस्थाई न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति की स्वीकृति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के स्वीकृति से। याद रखना, दे आर नॉट, ही इज नॉट, एडहॉक जज के अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति नहीं करते। कौन करते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं। क्यों होते हैं, कुछ बात इसके बारे में जरा डिटेल जान लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए, एडहॉक जज का प्रोविजन फ्रांस से लिया गया है। ये भी एक सवाल है कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज
कुछ दिन के लिए जज, ये प्रोविजन हमने कहां से लिया? फ्रांस से। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हुआ, कोरम पूरा होने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 6 जज भी कम से कम नहीं हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को, काम कर रहे न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बना सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखते हैं। सिंपल मतलब, कम से कम जो 5 साल से हाई कोर्ट में जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता क्या होती है? कम से कम जो 5 साल से हाई कोर्ट में जज हैं, उनको एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की स्वीकृति से। और जिस हाई कोर्ट के ये जज हैं जो आ रहे हैं, कौन आएंगे? जो 5 साल तक कम से कम हाई कोर्ट में जज हैं वही आएंगे, और इनको सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनाया जाएगा। उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन भी लिया जाएगा। याद रहे, केवल सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज होते हैं, हाई कोर्ट में एडहॉक जज नहीं होते। एडहॉक जज के बारे में 5 बातें। पहली बात, जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो, कम से कम 6 जज ना हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एडहॉक जज राष्ट्रपति की स्वीकृति से। एडहॉक जज कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जज जो कम से कम, हाई कोर्ट का ऐसा जज जो कम से कम 5 साल से हाई कोर्ट में जज हो, 5 साल से किसी हाई कोर्ट में जज हो, वही बनेगा। ये हमने फ्रांस से प्रोविजन लिया है। अब आ जाना आर्टिकल 128, अनुच्छेद 128। यहां पर आप लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के, ठीक से लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को, ठीक से समझना, किसी रिटायर्ड जज को, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बैठने के लिए सीजेआई नियुक्त करेगा। समझ लीजिएगा ठीक से आप, ऐसा जज चाहे तो न भी आ सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, 127 और 128 में क्या अंतर है? 127 में एडहॉक जज वही बनेगा जो हाई कोर्ट में जज है, 5 साल से काम कर रहा है, रिटायर नहीं हुआ है, वो 127 के अनुसार एडहॉक जज बनेगा। और ये यहां पर कौन बनेगा? 128 में रिटायर्ड जज को काम करने के लिए कुछ दिन बुलाया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 128। लिखना आर्टिकल 129, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी फैसले होंगे, इसका 2 मतलब है। एक तो कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर दंड देने का अधिकार है। सीधा सवाल है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना,
पर दंड देने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इसका दूसरा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए फैसले एक रिकॉर्ड होते हैं, आने वाले मुकदमों में रिकॉर्ड के रूप में, नजीर के रूप में, आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सीट दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में ही उनका सीट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बैठकें अभी तक 2 बार हैदराबाद और 1 बार जम्मू कश्मीर में नियुक्त की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं और भी ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद होगा और यह वैकल्पिक व्यवस्था है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। अब आ जाइए पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मौलिक क्षेत्राधिकार। इसमें जानना है वे कौन कौन, आर्टिकल 131, वे मुकदमे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट दायर किए जाते हैं। तो कौन कौन मुकदमे दायर किए जाते हैं? नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स के मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाएंगे आर्टिकल 32 के द्वारा। और इसके अलावा भारत सरकार तथा राज्यों के मध्य विवाद, डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, भारत सरकार और राज्यों के बीच भी केस सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब एक नोट देकर आप लिख लेंगे, जो अलग बात है, ये नोट एक अलग बात है जो इस चैप्टर से बाहर है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में, ये है आर्टिकल 71। Dispute regarding election of president shall be settled by the Supreme Court। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से के चुनाव, निर्वाचन, इलेक्शन से संबंधित मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब आप आ जाओ आगे। दूसरा पावर, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये आर्टिकल 132 है कि निचली अदालतों, हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो 133 में है सिविल मैटर्स और 134 में है क्रिमिनल मैटर्स। सिविल मैटर्स, दीवानी मुकदमे, सिविल अपील, जमीन, मकान, कब्जा, पोजीशन, स्वामित्व, ओनरशिप, ये तमाम सिविल मैटर्स की अपील सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से लाए गए। और क्रिमिनल मैटर, मर्डर, मोलेस्टेशन, रेप, डकैती, रॉबरी, थेफ्ट, हाई कोर्ट से हार गए आप तो इसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे आना, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143, राष्ट्रपति चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट
से सलाह मांग सकते हैं और उसकी सलाह मानने को राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे कर लें, जिसमें बात आती है आर्टिकल 137। कुछ इंपॉर्टेंट बातों में आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय अपने ही मुकदमे पर पुनर्विचार कर सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बातों में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हो गया। अब एक अलग दो बातें हैं और जान लें आप। एक आर्टिकल अलग से है, लिखिएगा 121, पार्लियामेंट से लाया हूं। नो डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, नो डिस्कशन इन द पार्लियामेंट regarding conduct of any judge of Supreme Court and High Court। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई डिस्कशन संसद में नहीं होगा। और एक और आर्टिकल है 122, कोर्ट शैल नॉट इंक्वायर, कोर्ट भी कोई जांच नहीं करेगा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में। ठीक से समझ लेना। 121 में क्या लिखा हुआ है? संसद में जजेज के कंडक्ट पर कोई डिस्कशन नहीं। 122 में लिखा हुआ है जज साहब भी उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। इतनी बातें हो गई। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास जारी रहेगा। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम पर। तो अभी मैं यहीं पे इस क्लास को रोकता हूं और मैं 2 मिनट बाद आ रहा हूं।